नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप मेरे साथ की विंडो में देख रहे हैं हमारे हंसते मुस्कुराते हुए दादा सुधाशील घोष जी को। और इतना पसंद किया सुधाशील जी हिंदी के दर्शकों ने आपकी हिंदी को और आपके उसको कि मुझे आपको परेशान करना पड़ा। तो ये एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पॉइंट पर। थैंक यू सो सुधाशील जी, मच सर। हर हर महादेव। हाँ, मैंने भी कमेंट्स पढ़ रहा था। मेरा तो थोड़ा टेंशन था कि मेरी हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। बट जो मैं करना चाह रहा था कि मेरे मूल भावनाओं को लोग समझे, इतना इतना मतलब ब्लेसिंग्स आया सबसे। आई एम रियली ग्रेटफुल आपके ऑडियंस से। धन्यवाद। आज हम लोग वहां के बाद शुरू कर रहे हैं सुधाशील जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चिंता हुई कि जिस तरह से मालदा में न्यायिक अधिकारियों पर हमला हुआ, उनको यहां तक कि जलाने की कोशिश की गई, जो इस देश के किसी भी न्यायिक अधिकारी के साथ कभी इस तरह करने का कभी दुस्साहस नहीं हुआ। तो उसके बाद आपको क्या लगा? सब लोगों को लगा कि शायद इससे डर होगा या होगा। और अब हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक नॉमिनेशन भी फाइल हो रहे हैं। तो आज की डेट में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव का परिदृश्य क्या है? इसको आप एक बार समझाइए दर्शकों को। जी जी, पहले तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा ये जो मोफक्करुल इस्लाम है, इस बंदे को, जो सोते हुए बंगाल का हिंदू है उनको जगाने का इतना बड़ा लात उसने मारा। और ये इंसिडेंट अभी सुप्रीम कोर्ट में गया, एनआईए का इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो सबको लग रहा है कि अरे बंगाल में क्या हो रहा है। बट सर बिलीव मी, ये हमारा नॉर्मल तरीका है। इसमें कोई कोई बड़े बात नहीं है कि ऐसे कुछ विचारपति के ऊपर हो गया। क्योंकि मैं दोनों जस्टिस के नाम ले रहा हूं। जस्टिस राजाशेखर मांता, ऑनरेबल जस्टिस कोलकाता हाई कोर्ट, उन्होंने कुछ ऐसे वर्डिक्ट दिया था जो तृणमूल वालों को पसंद नहीं था। तो उनके घर के बाहर पोस्टरिंग हो जाता है, रातों रात बैरिकेड हो जाता है। और अभी तक कोलकाता पुलिस को किसने ये किया है उसका सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिलता है। तो आप समझ लो यहाँ पर पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सब लोग कैसी एक गुंडों के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर जस्टिस अभिजीत गांगुली, जिसने रिजाइन कर दिया और बाद में पॉलिटिक्स में घुसा, तब लोग से उन्होंने फिर बीजेपी का एमपी बना। तो क्यों उसने पॉलिटिक्स में आया? क्योंकि ये जस्टिस अभिजीत गांगुली इज द फर्स्ट पर्सन जिसने सीना तान के ये जो इतना बड़ा दुर्नीति चल रहा है उसके अगेंस्ट बात किया। और जो वर्डिक्ट दे रहा था तो तृणमूल प्रॉब्लम में आया। तो तृणमूल वालों ने उनको ओपन चैलेंज दिया था कि आप आ जाओ पॉलिटिक्स में, आप बीजेपी के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हो। आप बोलो जो भी करप्शन हो रहा है उसके अगेंस्ट अगर किसी जज ने जजमेंट दे रहा है, वो क्या भाजपा के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है? उनके जो जहां पर वो हियरिंग होता है उसके बाहर तृणमूल वाले जो एडवोकेट होता है वो लोग जाके धरना लगा देता है कि यहाँ पर कोई भी हियरिंग नहीं होने देंगे। तो ये सिचुएशन है, ये हर जगह में। यहाँ पर आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे सिचुएशन हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां पर घूमो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे प्रेशराइज हो जाता है। आपको शायद याद है जब वो 2021 के बाद जब ये जो सारदा कांड था, तो 4 पीपल फ्रॉम टीएमसी अरेस्ट हो जाता है। फिराद हाकिम, जो सुब्रतो मुखर्जी जिनका भी डेथ हो गया है, शोभन चैटर्जी और एक बंदे था, मैं भूल गया उनका नाम। तो चारों जब अरेस्ट हो जाता है तब खुद सीएम पहुंच जाता है सीबीआई के दफ्तर पे और वहां पर जाके प्रेशर क्रिएट करते हैं, अरे आप लोग तो अच्छे नहीं है, आपका कैंटीन नहीं है, मैं बना दूंगा। तो मतलब उनको प्रलोभन दिखाया जाता है। और जो तब लॉ मिनिस्टर थे मलय घटक जी, वो पहुंच जाते हैं, वो बैठा रहता है जहां पर इनका जो जमीन के लिए हियरिंग होगा। तो यहाँ पर जो ये विचारों के ऊपर हुआ है, अभी ये सारे इंसिडेंट सारे इंडिया को मालूम पड़ रहा है, सारे दुनिया को मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसका हियरिंग चल रहा है। बट दिस इज द थिंग बंगालीज आर फेसिंग। यहाँ पर परिवर्तन के लिए जो लोग हैं इतने बात क्यों कर रहे हैं? बस इसलिए यहाँ पर महाजंगल राज सच में चलता है। और ये विचारक तो छोड़ दीजिए, जो जब हम लोग बात करते हैं ना कि यहाँ पर ये हुआ है, और हम लोग जब करते हैं, अब शायद मेरे अगर वीडियो देखते हैं तो वहां पर हम लोग ऐसे नहीं कि ऑन द एयर कुछ बोल देते हैं, एकदम उसका प्रूफ लेके, उसका मीडिया रिपोर्ट लेके, उसका वीडियो फुटेज लेके दिखाता है। फिर भी हमारे घर में पुलिस का रेड हो जाता है। मेरे घर में पुलिस रेड करने के लिए 22 पुलिस ऑफिसियल आए थे और उसमें से 17 एक स्पेशल क्लास से आए थे। आप समझ लीजिए, मैं
अभी ओपन नहीं बोल रहा हूं। और मेरे घर में जितना जो भी कुछ था, मतलब मेरे बच्चे के लैपटॉप जो क्लास 5 में है, उसका लैपटॉप भी ओ, उठा के लेके चला। मेरे बीवी की मोबाइल जो 3 महीने पहले खरीदा गया था, उसका ईएमआई चल रहा था, वो मोबाइल सीज करके लेके चला गया। और मेरे नाम में उस एक वीडियो के लिए पूरे राज्य में 5 जगह से, मतलब एक तो नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल तक 5 जगह में मेरे नाम में एफआईआर रजिस्टर हो गया। किसी एनोनिमस पर्सन आया, बोला कि ये जो बोल रहा है इसके दंगा हो रहा है, इसको अरेस्ट करो। और इसलिए मेरे घर में रेड पड़ गया, सब कुछ उठा के लेके गया। अभी जो नॉर्थ बंगाल में 2 केसेस किया था, मतलब प्लान ऐसे था कि भाई वहां पर चले जाओ, उसको बोलेंगे 15 दिन का कस्टडी में लेना है, फिर दूसरे थाना बोलेगा उसको 15 दिन में कस्टडी में लेके हाँ, जाओ, ऐसे ऐसे करके उसका मुंह बंद रखो। तो 2 केस जो था नॉर्थ बंगाल में, उसने पहले हार गया, मतलब जिसने वो एफआईआर किया था, ऑनरेबल जस्टिस ने बोला कि आपका तो स्पेलिंग भी ठीक नहीं है, आप कौन है? बोलता है मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। बोला आपको नौकरी कैसे मिला, टीएमसी से मिल गया क्या? तो फिर उसने डिवीजन बेंच पे गया, वहां पर भी हार गया। तो जब हार गया, अब ये सारी चीज मुझे वापस देना है, तो बाकी जो 3 केसेस है वो वीडियो के ऊपर अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, वो उसका हियरिंग नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी हियरिंग का डेट आ रहा है, इन लोगों का जो स्टेट का होता है, कोई जूनियर जाके बोलता है कि भाई हमारा सीनियर अभी अवेलेबल नहीं है, उसका तबीयत ठीक नहीं है, उसको दूसरा हियरिंग है, अब दूसरा डेट दे दीजिए। और वो सारे चीज जब नहीं हुआ, नहीं काम किया, पहले तो मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। नॉट ओनली मी, मतलब जो भी हम लोग यूट्यूब में यहाँ पर काम करते हैं ना, किसी को हाँ, अरेस्ट कर लिया, ऐसे घर में रेड पड़ जाते हैं। और उसके बाद जब कुछ नहीं ये सारे काम किया, मेरे नाम में पॉक्सो केस लगा दिया। क्यों पॉक्सो केस लगाया? क्योंकि पुलिस बोल रहा है कि मेरे जो लैपटॉप सीज हुआ, वहां पर उसको पॉर्न वीडियो मिला, वो वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड करके बिजनेस करता हूँ। मैंने बोला गाधा, अगर ऐसे ही है आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, यूट्यूब वालों मुझे बैन कर देंगे। तो ये सिचुएशन था। तो इसलिए हम लोग ये परिवर्तन के लिए इतना चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। शायद हम लोग बंगाली में बोलते हैं तो इसलिए पूरे भारत को नहीं मालूम पड़ता है, एक लैंग्वेज का जी। बैरियर है। बट दिस इज द नॉर्मल सिचुएशन, इसमें एबनॉर्मलिटी कुछ नहीं है। तो अब आपने इतने दिन में ये देख रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पर ही बात करें, चूंकि ये तो हो गया मालदा की सिचुएशन, तो अभी क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बदलाव को देख रहा है और मालदा के बाद क्या लोगों का कमिटमेंट और मजबूत हुआ है? आपको लग रहा है कि वो जो चाह रहे हैं? नहीं नहीं, कमिटमेंट चेंज होने का कोई जगह नहीं है। मैं एक चीज ही रीड कर रहा हूँ पूरे इलेक्शन में, जो मैं शायद पिछले वीडियो में भी बोला था कि जनरली जब इलेक्शन होता है, क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी खड़ा हो जाता है, जाके बोलता है कि ये हमारा एजेंडा है, आप हम लोगों के लिए वोट कीजिए। अब लोग डिसाइड करते हैं कि इसको किसका पॉलिटिकल एजेंडा में वोट करना है। यहाँ पर बंगाल में जो भी मतलब थोड़ा भी एडुकेटेड है, गांव हो सिटी हो डजेंट मैटर, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग भाजपा के लिए वोट डालना चाहता है। भाजपा क्या हमारा वोट लेने के लिए तैयार है? ये हो गया सिचुएशन। सो पीपल आर डिटरमाइंड। अगर यहाँ पर फाइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, काउंटिंग में कोई चोरी नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम बदला नहीं जाता है, तो आप लिख लीजिए 4 में ममता बनर्जी का इनिंग्स का दी एंड। इनिंग्स मतलब मैं पॉलिटिकल इनिंग्स का बात कर रहा हूँ। ये तृणमूल अकबर एक बार पावर से वो बाहर जाते हैं ना, तो कोई इसको झंडा पकड़ने के लिए भी नहीं बचा रहेगा। क्योंकि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनता है, तो उसका कुछ नीति होता है, आदर्श होता है, उसके ऊपर बेस करके बनता है। आप लेफ्ट को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, भाजपा को ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो उसका है। बट ये जो टीएमसी है, यहाँ पर एक ही एजेंडा है, दैट इज करप्शन। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल एक देता हूं। आज ममता बनर्जी गई थी नॉर्थ 24 परगना, उत्तर 24 परगना, जहां पर ज्योतिप्रिय मल्लिक, जिसको बालू नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पर रेशन स्कैम हुआ था, भयंकर स्कैम। मतलब लोगों को जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर रेशन, फ्री रेशन भेजता है, यहाँ पर वो स्टिकर लगा दिया जाता है कि ये खाद्य साथिया है, ये स्टेट गवर्नमेंट दीदी दे रही है। तो एनीवे वो वाला भी जो गरीब लोगों को पहुंचना चाहिए, वहां पर भी बहुत सारे स्कैम हुआ। उसको हवाला लगाया, बांग्लादेश गया, वहां से दुबई गया, बहुत सारे पैसे का हेराफेरी हुआ। एंड ये ज्योतिप्रिय मल्लिक अरेस्टेड हुआ था। जब अरेस्टेड हुआ था तो तब इसने बोला कि मेरा तबीयत बहुत खराब है। फिर तो वहां पर जो एसएसकेएम हॉस्पिटल है, कोई भी टीएमसी वालों का जब भी अरेस्ट हो जाता है या सीबीआई ईडी से समन आ जाता है, उन लोगों का तबीयत खराब हो जाता है। और वहां पर वुडबर्न वार्ड बोल के एक वार्ड है, जहां पर आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा। ऐसे आप एसएसकेएम में जाओगे तो आपको सीट नहीं मिलेगा।
लेकिन जब भी तृणमूल वालों का होता है उसका 10 डॉक्टर का एक बोर्ड बन जाता है और वो लोग बोलता है कि हाँ ये बहुत तबीयत खराब है, इसको हॉस्पिटल में लेना है। तो तबीयत खराब करके ये लोग ज्योतिप्रिय मल्लिक को फिर जामीन मिल गया। तो जब ये रिलीज हुआ अभी उसको फिर से कैंडिडेट खड़ा कर दिया और आज जाके ममता बनर्जी बोल रही है कि ये ज्योतिप्रिय मल्लिक बहुत अच्छे है, उसने कोई स्कैम नहीं किया है। सीपीएम जब था यहाँ पर तब उसने बहुत सारे स्कैम किया था, तो ये ज्योतिप्रिय मल्लिक ने वो स्कैम कर लिया, इसलिए सीपीएम अभी पावर में नहीं है। सीपीएम बोल रहा है बीजेपी तुम हमारा दोस्त हो, ये स्कैम पकड़ लिया, इसको अरेस्ट कर लो, इसलिए ज्योतिप्रिय मल्लिक को अरेस्ट किया है। अब समझ लीजिए क्या हो रहा है। अरे भाई अगर ऐसे ही सीन है तो सुप्रीम कोर्ट भी की अंधा है क्या? वहां पर भी कोई कुछ नहीं दिख रहा है। इतना पैसा ज्योतिप्रिय मल्लिक के अकाउंट में आया कैसे? हवाला का जोग आया कैसे? तो ये जो करप्शन चल रहा है ये लोगों के सामने भी आ गया, तो लोग डिटरमाइंड है ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ कि लोग ये देख रहा है, पिछले 5 सालों से यही चल रहा है, तो इसको करना है। जी, अगर हम लोग बयान को देखें, ममता बनर्जी के बयानों को देखना आजकल बड़ा दिलचस्प हो रहा है। कह रही है कि बताइए वहां 200 जो गाड़ियां हैं वो उसमें सीआरपीएफ आ रही है, वो हमला करने आ रही है एक मंदिर से। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के 3 लोग वहां दिखते हैं ड्रोन वाले, जो ये कह रहे हैं कि हम इनके सोशल मीडिया से, उनका वीडियो भी है पूछताछ वाला, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है वो। तो उसको कह रही है कि ये मेरी जान लेने के लिए था, अगर टकरा जाता तो जान ले लेते और मैं फिर जब तक रहूंगी डरूंगी नहीं, आपका काम करूंगी। और अब अगर हम उनके बयानों को तीसरे बयान की तरफ चलें तो वो एक बयान मैं देख रहा हूं, मैंने कल, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैंने ये समझने के लिए, हालांकि अभी मैं बांग्ला बहुत ही कम मतलब समझ पाता हूं, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि मैं इसको समझूंगा और इसको सीखूंगा भी। तो मैं देख रहा था कि उनको 55 मिनट के 3, मैंने कल उनकी जो अलग अलग सभाएं थी उनको स्टडी किया। वो तीनों सभाओं में एक ही चीज बोल रही है, मोटा भाई लूटने का, बंगाल पर हमला करना है, बंगाल को बचाना है, हिंदू मुस्लिम और वो करने का आ रहा है, और मछली नहीं खाने देना, और बांग्ला भाषा को खा जाएंगे वो लोग। ये इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं। तो क्या वो पहले भी ऐसा करती रही हैं या इस बार का चुनाव का परिणाम उनको डरा रहा है? ये क्या मतलब, आप ज्यादा स्टडी करते हैं, हम लोग तो बाहर से सिर्फ उतने समय पे देखते हैं जब चुनाव होता है या कोई बड़ी चीज होती है। वो आपको क्या, आपका क्या कहना है जो स्टडी है? देखिए ममता बनर्जी डरी हुई है और इतना डरी हुई ममता बनर्जी को मैं कभी नहीं देखा है। जब ममता बनर्जी ने अलग से पार्टी बनाया 1998 में तृणमूल कांग्रेस, तो उसके बाद ही इलेक्शन था 2001 में, तो वहां पर भी एक हवा था, माहौल था कि चेंज हो सकता है। उसके पहले सीपीएम ने एक अच्छे खासा स्ट्रेटेजी लिया, ज्योति बसु को हटा दिया, बुद्धदेव भट्टाचार्य को लेके आया। मैं थोड़ा हिस्ट्री में जा रहा हूँ क्योंकि बंगाल को समझने के लिए, ममता बनर्जी के इनिंग्स को समझने के लिए ये हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, जो शायद बहुत सारे लोग बंगाली में होता है बोल के नहीं जानता है। ममता दीदी को बहुत फाइटर जाना जाता है बट एक्चुअल में ऐसे है नहीं। तो नहीं, आप 2001 में तो बताइए, आप विस्तार से बताइए ताकि लोगों को समझ में आए, ये अच्छा है, एकदम इसीलिए वो लोग आपको सुनते हैं जी। तो फिर 2001 में जब ये लोग हार गए तो इन लोग ऑलमोस्ट तब फिनिश हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सिचुएशन आया। फिर उसका माहौल बना, 2006 में आया और तब ममता बनर्जी ने डिक्लेयर भी कर दिए थे, हॉय एवर नॉय नेवर, मतलब इधर तो इस बार हो जाएगा चेंज, नहीं तो कभी नहीं चेंज होने वाला है। लेकिन उस इलेक्शन भी बुरी तरीके से उसने हार गई। तो उनके बाद ममता बनर्जी का पॉलिटिकल कोई नामो निशान भी नहीं था। फिर यहाँ पर हुआ नंदीग्राम और सिंगूर, जहां पर दो मूल जो लोग थे, एक है शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में और सिंगूर में था मुकुल राय, जिन्होंने जो ऑपोजिशन का पॉलिटिक्स है उसको रिवाइवल किया और बाद में जाके ममता बनर्जी जुड़ी एंड वो अच्छे सक्सेसफुल था। लेकिन 2011 में जो चेंज हुआ, उस चेंज में तृणमूल का इतना संगठन भी तब नहीं था और लोग ममता बनर्जी को बहुत पसंद करते थे इसलिए वोट डाला, ऐसे नहीं था। तब लोग तंग आ चुके थे, ये बाम को हटाना है, ये लेफ्ट 34 ईयर से बंगाल को खत्म कर रहा है, ये इंग्लिश नहीं चलेगा प्राइमरी में और उनका खुद का बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ये बहुत सारे इशू हुआ था। तो वो एंटी सीपीएम वोट था। तो ममता बनर्जी के ये जो पार्टी था उनका मेन मकसद था सीपीएम को हटाना है। और लोग भी ये बिलीव करना चालू कर दिया कि कांग्रेस वो कभी बंगाल को स्टेट लेवल में नहीं देखता है, कांग्रेस को बस सेंट्रल में पावर में रहना है। इसलिए उन दोनों के बीच सेटिंग है कि भाई तुमको बंगाल छोड़ रहा हूं, वहां पर तुम आराम से राज करो
और जब जरूरत पड़े सेंट्रल में आके हमको तुम सपोर्ट करो। तो इसलिए अगर लेफ्ट को हटाना है तो कुछ थर्ड मुझे चाहिए, जहां पर ममता बनर्जी की एंट्री हुई। फिर 2016 जब आया तभी ये टीएमसी वालों का करप्शन चालू हो गया था। जस्ट इलेक्शन का पहले बहुत बड़ा बड़ा स्टेप हुआ। पहले तो नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जहां पर बहुत सारे टीएमसी लीडर जिनको वो पैसा लेते हुए देखा गया, तो हल्ला मचा वो लेके। उसके इलेक्शन के जस्ट पहले पोस्ता उड़ाल पुल, यहाँ पर एक फ्लाईओवर बन रहा था, उसका कोलैप्स हो जाता है। और फिर हाँ लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस हो जाता है। तो बहुत सारे लोग सोचा था कि इस बार चेंज हो जाएंगे, लेकिन लोग यहाँ पर मानते हैं कि वहां पर कुछ तो पॉलिटिकल अलाइनमेंट हुआ था जिसके कारण ममता बनर्जी टिक गई, और लोगों भी ये देखा कि चलो 5 साल हुआ, थोड़ा बहुत इन लोगों को गलती हो गया, ये लोग अभी सीख रहे हैं, तो सेकेंड एक चांस देता है। क्योंकि तब ममता बनर्जी ये बोली थी नार्थ स्टिंग ऑपरेशन के बाद कि अगर मुझे पहले मालूम होता ऐसे कुछ करप्शन हो रहा है तो इन लोगों को मैं टिकट ही नहीं देता। अभी दे दिया, इलेक्शन हो गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब वो सब छोड़ दीजिए, आप मुझे देख लीजिए, मैं ही 294 जो सीट है वहां पर मैं ही कैंडिडेट हूं। तो लोग बिलीव किया। बट वो जो 5 साल का चला, वहां पर करप्शन और भी बढ़ता गया और भी बढ़ता गया। फिर आया 2019, जहां पर बीजेपी का यहाँ पर अच्छे खासा पोजीशन बन गया। 2021 आया, जहां पर ममता बनर्जी बहुत डरी हुई थी, और तभी यहाँ पर जो डोल पॉलिटिक्स है वो सबसे ज्यादा चालू हुआ। ये जो लक्ष्मी भांडार, महिलाओं के लिए कुछ फंड देना है, ये ममता बनर्जी बाहर का जो असम या मध्य प्रदेश ये सारी जगह से रीड किया। प्रशांत किशोर का तब एंट्री हो गए थे। और फिर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, कोविड चल रहा था। तो कोविड के कारण बहुत सारे लोगों को डराया गया कि कोविड का अभी थर्ड वेव आ रहा है, लोग बाहर जाएंगे तो मर जाएंगे। और वो लास्ट फेजों का जो 3-4 फेज का इलेक्शन था, वो सारे सिटी इलाके में था। तो लोग, बहुत सारे लोग डर के कारण वोट भी नहीं डाले। तो इसलिए ममता बनर्जी का हो गया। बट तब ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा जगह था कि देखो 10 साल हो गया, हम लोग अभी बेस प्रिपेयर किया है, इस बार हम लोगों को जिताओगे तो आप लोगों को डबल डबल नौकरी मिलेगा, डबल डबल तनख्वाह मिलेगा। लेकिन इस 5 सालों में लोग क्या देखा कि डबल डबल नौकरी छोड़ दीजिए सर, यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब होता है ना, उसका गवर्नमेंट जॉब चले जाते हैं, वो भी करप्शन के कारण। और करप्शन इसलिए हुआ कि जिससे पैसा लिया, अगर उसका लिस्ट गवर्नमेंट दे देता तो जो वैलिड कैंडिडेट था शायद उसका जॉब बन जाता। लेकिन ये पैसा उठाया था टीएमसी वाले, तो इनका नाम अगर डिस्क्लोज कर देंगे तो उनका अपने लोग के ऊपर अटैक हो जाएगा। इसलिए जो वैलिड रीजन से जॉब लगा था उसका जॉब भी चला गया। और नहीं, नॉट ओनली जॉब चला जाना, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, हाई कोर्ट का भी वर्डिक्ट है, जो जो इलीगल तरीके से अपॉइंटेड हुआ था उसका जो सैलरी मिला इतना दिनों तक, वो विथ इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर एक बंगाल में एक बहुत अच्छी चीज चलता है गांव के साइड में। कोई अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और नॉन गवर्नमेंट जॉब करता है, उसका लाखों तनख्वाह है, लोग उससे अपने बेटी की शादी नहीं कराते। उन लोगों को बिलीव है कि गवर्नमेंट जॉब है, बहुत स्टेबल जॉब है, सेफ जॉब है, वो अगर प्राइमरी टीचर भी है तो उसको उसके साथ शादी कराना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब लग गया तो आपका लाइफ सिक्योर है। नॉन गवर्नमेंट जॉब में क्या है, कब आपका चला जाएगा किसी को नहीं मालूम है। तो बट बंगाल अभी पहले बात देख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे जा सकता है। दूसरी बात है कि नॉन गवर्नमेंट जॉब सेक्टर, पहले तो टाटा सिंगूर से जाने के बाद बंगाल का छवि ऐसे ही खराब है। उसके बाद जो हो गया कि हर साल यहाँ पर बीजेपीएस होता है, वो ग्लोबल बिजनेस समिट करके एक बनाते हैं ममता बनर्जी, इंडस्ट्री को बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमारे इतने लाख करोड़ का मोह है वो साइन हुआ है। बट एक भी इंडस्ट्री आप नहीं यहाँ पर देख पाओगे। आप ममता बनर्जी को देखोगे कि दीघा में जाके कोई टेम्पल बना रहा है, नॉर्थ बंगाल में जाके कोई टेम्पल बना रहा है, वो भी सरकारी पैसे से, जो आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आप एक भी इंडस्ट्री का उद्बोधन करते हुए उनको नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ का जो जुबाव है, यहाँ का उनका जो फैमिली है, वो लोग समझ गया कि ममता बनर्जी अगर पावर में है तो यहाँ पर कोई जॉब नहीं है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। ऊपर से ये जो तृणमूल वाले थे, तृणमूल पावर के आने से पहले यहाँ पर एक बात चलता है, वो छोटे जो साल का पत्ते होता है ना, उसमें उसको बीड़ी बोलता है यहाँ पर। तो विच इज वेरी चीप, मतलब आपको 25-30 मिल जाएगा 7-8 रुपए में, इतना चीप है। तो वो बीड़ी भी ये लोग 3 बार बुझा के पीते थे, इतना पैसा नहीं था। अभी एक एक टीएमसी लीडर को आप देखोगे तो उसको आप पहचान जाओगे, बोलना नहीं पड़ेगा कि ये टीएमसी लीडर है। उसके गले में इतना मोटा गोल्ड का चेन होगा, पैरों में अच्छे खासा 20-30 हजार का जूता या चप्पल होगा, जो शर्ट पड़ेगा सारे ब्रांडेड पड़ेगा। तो आप सर बोलो कौन सा मैजिक हो गया है
जो पॉलिटिक्स में आया है जनसेवा करने के लिए, जो आने के पहले वो एक बीड़ी 3 बार बुझा के पीते थे, अभी इतना लाइफ हो गया, वो सब छोड़ दीजिए। ममता बनर्जी के खुद की परिवार, कोलकाता कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में उनके ब्रदर के जो वाइफ है उनको टिकट मिला, तो उनने अपने ऑक्यूपेशन में लिखता है सोशल वर्क। तो सर हम तो ये जानता है कि सोशल वर्क करते हैं तो अपने जेब से पैसे जाते हैं, बट उनके जेब में 5 करोड़ रुपया आ गया, तो लोग बोलते हैं कि भाई कहाँ है ऐसे सोशल वर्क, हमको भी थोड़ा बता दो, हम भी सोशल वर्क भी करें, जनसेवा भी करें और हमारे जेब में भी पैसे आ जाए। तो एक भी पॉइंट लोगों के पास नहीं है कि टीएमसी को ब्लाइंडली वोट करे। अभी एक चीज है कि डोल पॉलिटिक्स, ये जस्ट इलेक्शन के पहले वो जुबो साथी करके जो भी मतलब अनएम्प्लॉयड है उसको 1,500 रुपए करके देंगे, प्लस महिला को 1,500 रुपए देंगे। तो बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि ये डोल पॉलिटिक्स के कारण एक बड़े वोट बैंक वहां पर जाएंगे, बट मैं गांव में घुमा हूं, वहां पर लोग ऑब्वियसली ये डोल को देख रहे हैं, बट नॉट ओनली डोल को वो लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी हमको महीने में 1,500 रुपए दे रहे हैं इसलिए हम ब्लाइंडली वोट करेंगे, ऐसे नहीं है। ये दे रहे हैं, इससे साथ बाकी जो इशू है स्पेशली लोकल में, तो वो क्या हमारे फेवर में है, टीएमसी यहाँ पर रहेंगे तो हम वोट करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ऐसे सिचुएशन है। और मजे के बाद आपको ये भी बोलता हूँ, बहुत सारे टीएमसी वालों है जो अगर अभी पार्टी छोड़ देता है तो उसके ऊपर भयंकर अत्याचार चालू हो जाएगा, इसलिए अभी वो पार्टी के अंदर रहेगा लेकिन काम वो दूसरे पार्टी को लाने के लिए करेंगे। और ये चीज आप लिख लीजिए, 4 तारीख को आपको मालूम पड़ेगा कितना ज्वाइनिंग बीजेपी की तरफ हो रहा है। मतलब ये लोग काम तो अभी दिखा रहा है कि मैं ममता बनर्जी के लिए ही कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली वो अंदर में रह के भी उनका जितना डैमेज करना है कर देंगे। ये दीदी समझ में आ गया, और इसलिए उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप बोलो, अगर सीएम बोलती है कि हम अगले 300 साल के काम कर दिया है, यहाँ पर बस उन्नयन है, आप जिधर देखो हम पूरा डेवलपमेंट कर दिया है, तो उनको डेवलपमेंट में इशू में बात करना है कि मैंने ये डेवलप किया। उसको क्यों बोलना पड़ रहा है कि बीजेपी आएगा तो मछली नहीं खा पाओगे, यहाँ पर आओगे तो हिंदू मुस्लिम दंगा लग जाएगा। अरे छोड़ो, बंगाल में तो कभी भाजपा आया ही नहीं, उसके पास कुछ गिने चुने पंचायत है, वो भी ये रिसेंट 5-10 ईयर्स में हुआ है। तो बंगाल में इतना दंगा क्यों होता है? ये शामशेरगंज क्यों हुआ है? आपके मिनिस्टर आके ओपनली स्टेटमेंट दे रहा है, मैं पहले जाके जिलो जो है उसको टाइट करके आता हूं, फिर कोलकाता को टाइट कर देंगे। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं उस मिनिस्टर को रुका? वो मिनिस्टर दम बोल देता है कि मैं सीएम से बात कर लिया हूं, सीएम का भी अप्रूवल है, उसके बाद क्यों ऐसे चीज हो जाता है? तो मतलब ये सारे जो चीज है, ममता बनर्जी पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं क्योंकि फाइट करके सच में आया है, तो ग्राउंड पॉलिटिक्स वो अच्छे से समझती है, और अभी उनको समझ में आ गया उसके पास एक भी रीजन नहीं है कि वो वापस हो सकता है, इसलिए उनके पास एक ही चांस है, कैसे भी वोट को डिले करो, वोट को अभी नहीं होने दो, तो 6 महीना 8 महीना टाइम चला जाएगा, उनके पास कुछ रिवाइवल के लिए टाइम बच जाएगा, एंड देन शी कैन गो फॉर इलेक्शन। इसलिए इतने सारे उल्टे सादा स्टेटमेंट दे रहा है, प्रोवोकेटिंग स्टेटमेंट दे रही है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट्स रूल्स कर दो। दैट इज द ओनली थिंग। मतलब वो खुद ही प्रेसिडेंट रूल मांग रही हैं आपके मुताबिक? इसमें मजा ये एक बड़ी वो जाए, ये एंटी इनकम्बेंसी काम करेंगे, लोगों के गुस्से काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो 6 महीना 8 महीना भाजपा का रूल रहेगा, मतलब प्रेसिडेंट रूल मतलब सेंट्रली रूल करेगा, तो वो प्रोजेक्ट करेंगे कि भाई ये भाजपा ही यहाँ पर रूल चला रहा है, और विक्टिम कार्ड कहना चालू कर देंगे, देखो हमारा जो गवर्नमेंट था उसने छीन लिया, वो यहाँ पर आने के बाद इतने सारे दिक्कत हो गया, 6 महीने अच्छे से नहीं चला पा रहा है, उसको क्या दोगे? तो विक्टिम कार्ड ऑपोजिशन पॉलिटिक्स खेल के वापस आ सकते हैं, इसलिए ये प्रोवोकेटिंग सारे बातें वो कर रही है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एक और सवाल के साथ, 90 लाख नाम अब ये फाइनल हो चुका कि 90 लाख नाम तो चले गए, और 90 लाख जो नाम गए हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने ये देखी कि 3 सीटें, ये 82% वोटिंग था जब हम लोग देख रहे थे, और ये जो वोटिंग गया है, जो कटे हैं, ये 10 से 12% कटे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी मैंने सीटें देखी, मतलब 3 तो वो थी जिनमें 92% हुआ, ऐसी बहुत सारी थी जिसमें 80% से ऊपर हुआ, 82% से ऊपर हुआ। तो ओवरऑल जो अंतर था जीत का वो 59 लाख का था, 90 लाख चले गए। 90 लाख तो अब नहीं डाल पाएंगे क्योंकि 7 लाख है जो ट्रिब्यूनल में कहे गए हैं
लेकिन उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई लाइन फिक्स नहीं की है, और मेरे विचार से कोई भी इनमें क्लियर अभी तो नहीं होगा इस चुनाव के लिए, क्योंकि मतदान सूची भी आज लॉक हो गई होगी। तो मुझे ये जो हम जो ये कहते हैं कि ये 90 लाख वोट कटे हैं, तो इनमें से जो मतवा के कटे हैं, तो क्या वो बीजेपी के खिलाफ एक लहर बनती है, या ये 90 लाख वोट का कटना आपको किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आपने तो स्टडी किया, मैं भी आपका वो देख भी रहा था, इससे पहले भी आप बंगला में भी आप बोल रहे थे अपना एक किया है। मैं आपको सर एक अच्छे स्टैटिस्टिक्स देता हूं, तो आपको पूरा गेम समझ जाएंगे कि क्या होने जा रहा है बंगाल में। मैं आपको दो लास्ट इलेक्शन का डेटा दिखा रहा हूं। एक तो है 2021 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, वहां पर भाजपा को 77 सीट मिले थे, और जो 63 सीट्स ऐसे थे जहां पर उनका लॉस हुआ था 5000 के नीचे, मतलब टीएमसी और बीजेपी का मार्जिन था 5 लेस देन 5000, और 27 ऐसे सीट थे जहां का मार्जिन था बिलो 10,000। तो कुल मिलाकर 167 सीट्स है जहां पर भाजपा का इधर तो जीत हुई है, नहीं तो उनका हार जो हुई है वो 10,000 और बिलो बिलो 10,000। नाउ आई एम कमिंग टू 2024 इलेक्शन, जो लोकसभा असेंबली लोकसभा हुआ, तो वहां पर अब सीटों के हिसाब से देखोगे तो 18 था बीजेपी का, 12 हो गया, मतलब बहुत खराब परफॉर्मेंस है। बट अगर असेंबली वाइज हम लोग देखते हैं, 92 ऐसे असेंबलीज है जहां पर बीजेपी लीड कर रहा है, आगे चल रहा है जी, और 5,000 से भी कम से पीछे चल रहा है ऐसे असेंबली है 42, 10,000 से भी कम में पीछे चल रहा है ऐसे है 32। तो कुल मिला के ये जो आंकड़ा आता है ये होता है 166। मतलब 2021 हो या 2024 हो, दोनों में भी 166 167 ऐसे एक आंकड़ा आता है जहां पर बीजेपी इधर तो आगे है, नहीं तो वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10,000 से पीछे चल रहा है। अब ये जो 91 लाख डेटा डिलीट हुआ है, अगर आप राउंड फिगर में लेते हो, 294 असेंबली में ऑन एन एवरेज पर असेंबली से 30,000 वोट गायब हो गया। तो इसमें अगर 40% भी छप्पा होता था, मतलब ये अगर तृणमूल काम में लगाता था, ये अगर मान के भी चले, तो 30,000 का 40% होता है 12 के। तो मतलब 12 के का जो एडवांटेज था वो टीएमसी वालों से अभी गया। तो इसके मतलब होता है 10,000 तक जो भी मार्जिन था वो सारे सीट अभी अलाइंड हो गया बीजेपी के तरफ, व्हिच इज 166 167 एज पर लास्ट टू इलेक्शन का डेटा। तो ये अगर होता है तो वो 148 से तो आगे जा रहा है, तो भाजपा तो वहां पर आगे चल रहा है। अब मैं लॉजिकली पकड़ लेता हूं कि चलो ये 160 167 जो भी आंकड़ा आ रहा है ये 100% कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें से कितना कम होगा, 20%, 30%, 40% मैक्सिमम। तो वो आंकड़ा भी होता है तो भाजपा का सीट आराम से 110 120 ऐसे तो अभी दिख ही रहा है, अगर मैं सेफेस्ट लॉजिक में भी जाऊं। और एक बार अगर भाजपा 125 तक पहुंच जाएंगे, तो वही मेरा जो लॉजिक है कि ये वाला गवर्नमेंट इधर तो फॉर्म ही नहीं होगा, अगर फॉर्म भी होगा तो 6 महीने तक नहीं टिकेगा, क्योंकि उन लोगों के ऊपर वही चालू हो जाएगा कि कोई लीडर नहीं है अभी यहाँ पर। तो ये एक सिचुएशन है। और दूसरी चीज आप जो बोल रहे थे, उसमें भी एक मैं मजा का डेटा आपको देता हूं। ये जो टीएमसी वालों आप बोल रहे हैं ना मोतिया वोट जा रहा है, तो वो बीजेपी के लिए भी डेंजर होगा। तो ये जो मोतुआ इलाका है यहाँ पर बीजेपी का अच्छे खासा पकड़ है, तो जो हाँ, इसलिए यहाँ पर मार्जिन जो भाजपा का होता है वो 10% से ज्यादा होता है। तो दोनों पार्टी का मैं 10% का जो आंकड़ा है उसको कंपैरिजन किया है, एक तो है तृणमूल का, एक तो है बीजेपी का। तो 10% से भी ज्यादा मार्जिन से तृणमूल जीता है, ऐसे सीटों का नंबर है 114, और बीजेपी का जो है ऐसे है 35। अभी ये जो 10% वाला जो सीट है जहां पर इधर तो टीएमसी जीता और तो भाजपा जीता, वहां पर अगर मैं एसआईआर का इफेक्ट लेता हूं कि कितना डेटा फाइनली वहां से डिलीट हुआ, तो टीएमसी का वो जो 114 सीट्स था ना, वहां से 2024 के हिसाब से 55.8 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 56 लाख डेटा डिलीट हुआ है। और भाजपा के लिए जो डेटा डिलीट हुआ है वो है 11.9 लाख, मतलब 12 लाख। तो टीएमसी का 56 लाख डेटा जा रहा है और भाजपा का 12 लाख डेटा जा रहा है, अगर ऐसे ही मैं पकड़ लेता हूं। और अगर मैं 2021 का कैलकुलेशन पकड़ता हूं, तो ऐसे 10% वाला जो मार्जिन सीट है, तो वहां पर तृणमूल का वोट जा रहा है 65 लाख और भाजपा का वोट जा रहा है 5.5 लाख। तो ऑब्वियसली ये जो इफेक्ट है, ये मुतुआ का इफेक्ट थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली होगा।
बट इतना मेजर नहीं है जितना झटका टीएमसी वालों को लगने वाला है। अगर लास्ट इलेक्शन का मैं 2024 का डेटा लेता हूं तो टीएमसी और अराउंड 38 लाख के आसपास से आगे है। वहां से ही अगर 65 लाख डेटा इधर उधर हो जाता है तो मतलब वो भाजपा से पीछे चल रहा है। और बहुत पीछे। सबसे मजे के जो बात है, ये जो 92 सीट्स में भाजपा 2024 में लीड कर रहा था, उससे अलावा 58 सीट्स है जहां पर क्लोज फाइट है। तो वहां पर कैलकुलेशन बोल रहा है बस 1.92 लाख, मतलब नॉट इवन 2 लाख, 1,92,000 डेटा वोट अगर भाजपा की तरफ आ जाता है तो वो सारे जो 58 सीट्स है वो बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। तो 92 प्लस 58 तो वहां पर ही 150 हो रहा है, जो 148 क्रॉस कर रहा है। तो एवरी सिचुएशन इज शोइंग कि डेटा इंक्लाइन फॉर बीजेपी। नाउ ओनली यहां से परिवर्तन नहीं होगा एक ही कंडीशन में, ये जो 3 स्टेप बचा है, डे ऑफ वोटिंग, उसके बाद स्टोरेज ऑफ ईवीएम एंड डे ऑफ काउंटिंग, इन तीनों में कहीं दिन अगर लूट मच जाता है देन ओनली रिवाइवल पॉसिबल फॉर टीएमसी, और एल्स यहां पर भाजपा का आना ऑलमोस्ट तैयार है। सर धन्यवाद, क्योंकि मेरा लास्ट का सवाल भी ये था जिसको आपने लास्ट की लाइन में ही बता दिया कि भाजपा का आना तय हो गया। तो हम इसको यही और सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों में बता दूं कि बहुत व्यस्त शेड्यूल में सुधाशील जो है बहुत ही कम समय के नोटिस पे आए और बहुत ही व्यस्त समय में आए। तो इसके लिए मैं दर्शकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप अपने कार्य में जो है उसमें और अच्छा, जिन लोगों को थोड़ा भी बंगला में थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं तो आप भी सुनेंगे, इतनी सहज भाषा है सुधाशील की और डाटा इतना अद्भुत है कि सब लोग जो हिंदी के लोग हैं, वैसे मैंने देखा वो लिख रहे थे सुधाशील जी कि हम लोग सुनते हैं, मतलब हिंदी के बहुत दर्शकों ने लिखा है कि हम प्रिय बंधु को सुनते हैं। तो जो नहीं सुनते वो प्रिय बंधु पर जाएं और कम से कम थोड़ा सा अपने जहन को खोलें, क्योंकि भाषाई जो है, भाषाई बद्धता का बहुत फायदा इन पॉलिटिशियंस ने उठाया है। हम उससे आगे बढ़ें और भाषाओं को एक दूसरे के साथ अंगीकार करें और जहां जरूरत हो वहां लें। तो आप जुड़े उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद सुधाशील, आप सबको एक बार बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते। नमस्कार।